Assalamu alaikum, good morning, subha bakhair. It is a very important week for Pakistan, indeed. It is और ये अगर आपको कुछ ना भी पता हो ना, but if you happen to be in इस्लामाबाद और इस्लामाबाद को आजकल आप सजा हुआ देखें तो आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाएगी बात कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वरना इस्लामाबाद और इतना सजाओ तो वो हम आपको दिखाएंगे बिकॉज दो क्लिप्स आर वर्थ सीइंग। आपको पता ही है कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है उसकी तैयारियाँ काफ़ी अरसे से चल तो रही थी, अब मुकम्मल हो गई क्योंकि कल से इजलास जो है वो शुरू होने वाला है। दीज आर द विजुअल्स दैट वी वांट टू भाई देखिए, ये शार दस्तूर और इसके अतराफ़ का इलाका दुल्हन की तरह लिटरली जो फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, सजा दिया गया है। लाइटें हैं, मतलब मॉडल्स हैं, मोर हैं, परिंदे हैं, बटरफ्लाइज हैं, फूल हैं, सब कुछ है। इट लुक्स ब्यूटीफुल। वैसे ही शहर इक़्तिदार एक खूबसूरत शहर है। फिर मार्गिला की पहाड़ियों के साए में ये पार्लियामान और इसके इर्द गिर्द का इलाका। और फिर आपको पता ही अक्टूबर का मिड चल रहा है एंड जरा मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हो चुका होता है। सो जो पत्ते झड़े होते हैं इस्लामाबाद के, जो दरख्त हैं, फॉल का जो फॉल कलर्स ऑफ फॉल मौसम होता है वो इस्लामाबाद में ही आपको नजर आ सकता है। द कलर्स ऑफ द लीव्स चेंज, वो लीव गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आप एक्चुअली विटनेस कर सकते हैं। इट लुक्स क्वाइट स्टनिंग। और उसके बाद ज़रा और चार चांद लगा दिए इन्होंने, बत्तियां शत्तियां इधर उधर कर दी हैं। सो इट लुक्स ब्यूटीफुल। इट डज लुक ब्यूटीफुल। फिर चीनी वज़ीर आज़म ली कीशियांग भी आ रहे हैं और उस सिलसिले में भी खुसूसी तैयारियां हैं। फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास तो है, उस सिलसिले में जो डिग्निटरीज आ रहे हैं, जो अहम शख्सियात मुख्तलिफ ममालिक से, शंघाई ताउन तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। अरेंजमेंट्स जो हैं उनमें कोई 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, मतलब स्ट्रिंजेंट किस्म की अरेंजमेंट्स फॉर सिक्योरिटी एटलीस्ट की हुई हैं। बिकॉज आपको पता है इस्लामाबाद वैसे भी एक हब बन जाता है, जब भी कुछ ना कुछ होना हो इस्लामाबाद इज़ द हब। और कभी कभार हमें भूल जाता है कि हमारा कैपिटल है, और जिस तरह लोगों ने एक हल्ला बोला होता है शहर पे तो हम ज़रा भूल से जाते हैं। लेकिन इट्स लुकिंग, हमने चीनी वज़ीर आज़म का जिक्र किया, उनके साथ 15 रुकनी वफ्द है। रूस का एक बहुत बड़ा वफ्द आ रहा है, एक्चुअली 76 रुकनी वफ्द है। भारत का 4 रुकनी वफ्द भी पहुँच रहा है और भारत के वज़ीर ख़ारजा जी, भारत के वज़ीर ख़ारजा नहीं पहुंचे, लेकिन उनका जो वज़ीर ख़ारजा पहुंचेंगे और काफ़ी अरसे बाद ये दौरा है, तब भी नहीं हो सका था। सो लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती हैं। पाकिस्तान के लिए सर्टनली अच्छा है क्योंकि वी आर द होस्ट दिस टाइम एंड होपफुली ऑल गोज वेल। बिल्कुल। एंड होपफुली एक और जो मामला हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा, उसमें जो तब्दीलियां आई हैं उससे पता नहीं ऑल वुड गो वेल और नॉट। हाँ, नहीं, लेट्स सी, होपफुली ऑल गोज वेल ऑन दैट फ्रंट टू। होप फॉर द बेस्ट, और जो भी चेंजेस हो वो अच्छे के लिए चेंजेस हो तो फिर कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन आपको बता दें ये वीकेंड पे बात जो है ये बहुत ही गर्दिश करती रही और अब तो ऑब्वियसली फाइनलाइज वीकेंड पे हो गया था। बिलाखिर वो फैसला सुना दिया गया जो सबको नज़र एक्चुअली आ रहा था। पाकिस्तान टीम में मेजर सर्जरी के लिए मुल्तान टेस्ट ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। और हुआ क्या है जी, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिए गए हैं। दिस इज बिग न्यूज़। सारे बड़े नाम हैं और ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद बाबर आजम। यू cannot for the past couple of years you cannot imagine a match, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई मैच हो जिसमें बाबर आजम ना हो, और अब उनको साइड कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 15 अक्टूबर को शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। और बाबर आजम अगेन शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद की जगह हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़, मीर हमजा और मोहम्मद अली को उनकी जगह शामिल किया गया है। स्पिनर्स नोमान अली और जाहिद महमूद जो इब्तिदा में पहले टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन बाद में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था, उनको भी दूसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। बार बार नाकाम रहने वाले साइम अयूब की किस्मत अच्छी है कि उन्हें एक लाइफ लाइन हम कहेंगे और मिल गई है। मारूफ बैटर हैं फ़खर जमान, उन्होंने बाबर आजम के ड्रॉप होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के बेहतरीन बैटर को ड्रॉप करने से मनफी पैगाम जाएगा। भारत ने 3 साल ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद विराट कोहली को बाहर नहीं बिठाया था। फ़खर जमान की राय अपनी जगह, लेकिन बाबर आजम गुज़श्ता 18 टेस्ट मैचों में एक 50 भी नहीं बना सके हैं। तर्जुमान पीसीबी का सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने पर कहना है कि साबिक कप्तान बाबर आजम समेत 4 टॉप खिलाड़ियों को इसलिए आराम दिया गया है कि वो ताज़ा दम होकर वापस आ सकें। फैसले का मकसद नौजवान खिलाड़ियों और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सलाहियतों का मौका दिखाने का एक एवेन्यू फराहम करना है। पीसीबी की वजाहतें अपनी जगह, लेकिन एक बात वाज़ेह है
कि इस फैसले से तमाम नए और पुराने खिलाड़ियों को पैगाम गया है कि कोई किंग ऑफ ड्राइव हो या कोई 100 विकेटें लेने वाला तेज तरीन पाकिस्तानी पेसर हो, टीम में अल्टीमेटली वही रहता है जो परफॉर्म करता है। एब्सोल्युटली। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं और सोहेल इमरान ऑब्वियसली हमारे साथ हैं ही। पहले तो हम यही आप लोगों का ओपिनियन ही सुनना चाहेंगे। राशिद भाई एक तो हैप्पी बर्थडे। अच्छा, राशिद भाई को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, ये तो बड़ा happy birthday। हमें स्टार्ट ही इससे करना चाहिए था, लेकिन बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। अब सबसे पहले तो चले आप यही बता दें, ये जो 4 नाम आउट हुए हैं, मेजर नेम्स फ्रॉम द टीम, स्टार्टिंग विद बाबर आजम, मतलब हम इमेजिन कर सकते थे 1-2 सालों में, पिछले 3 सालों में, कि बाबर आजम के बगैर कोई टीम बने हमारी? नहीं, अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा पॉपुलर डिसीजन लिए जाते हैं। सोशल मीडिया की कैंपेन के ऊपर हम टीम बनाते हैं, और ये टीम नई सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस की है और मेंटोर्स को भी बुलाया गया था। जैसन गिलेस्पी बिल्कुल राजी नहीं थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। बाकी 2 के जो नाम है वो फिटनेस के इश्यूज भी कह सकते हैं, शाहीन के या नसीम के, अबरार वैसे ही हॉस्पिटलाइज थे, तो ये एक इशू था। बाबर आजम को देखिए, अभी हमने 24 मई को तो कप्तान बनाया था। 24 मई को जिसको कप्तान बनाया आपने व्हाइट बॉल का, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप 1 से 2 टेस्ट मैच दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जरा जल्दी में फैसला कर लें, क्योंकि प्लेयर से फॉर्म में आते हैं। कभी हमने जावेद मियादाद को देखा, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, प्लेटफॉर्म आती है, लंबे अरसे के लिए आती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वापस भी वो आ जाता है, खेल के ही आएगा ना। मैं पिछले शो में भी ये कहा था कि 2 मैचेस इनको और दिए जाएं, उसके बाद डिसाइड कर लें। नहीं, मुसलसल खिला भी तो रहे हैं ना। अच्छा राशिद भाई, अब ये जो फ़खर ने ट्वीट भी की कि भाई ये मनफी पैगाम जाएगा बाकियों को। एक तो अगर किसी को बिठाया जाएगा और कंसिस्टेंटली कोई 18 इनिंग्स में 50 भी नहीं बना सकेगा, तो और कोई होता तो क्या उसको 19वीं इनिंग का मौका मिलता? मतलब और शायद कोई और होता तो इससे पहले बाहर हो जाता। ये उन्होंने विराट कोहली को कंपेयर किया है। हमारा बाबर और विराट कोहली का केस एक जैसा है, आपको लगता है कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, इसमें हमारे कप्तान ने जब रन किए, जब ड्रॉप हुआ है ना, इससे पहले तो ड्रॉप नहीं हुआ था। 16 इनिंग में शान मसीद के भी तकरीबन इतने मोरल 336 रन अगर किए हैं, बाबर आजम ने जो 400 रन उसने किए, बड़ा फर्क नहीं था। हमें फर्क डिस्पैरिटी यहाँ नजर आ रही है, जब कप्तान ने परफॉर्म कर दिया उसके बाद हटाया गया ना। अगर वो नहीं करते, क्योंकि वो तो खेले जा रहे थे, बाबर से क्या 6 टेस्ट मैच हार गए हम लोग, या किससे हारे मैच तो सबने परफॉर्म खराब किया है। बैटिंग तो किसी ने भी नहीं की। अब्दुल्ला शफी के 142 रन की सेंचुरी को मिला के देखो ना, टोटल 41 रन थे 10 इनिंग्स में अंदर। तो ये हर कोई बड़े प्लेयर को टारगेट करता है, और टारगेट किया गया है, मुझे लगता है टारगेट किया गया है। फखर की ट्वीट उनका अपना जाती मसला है, एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, उनका कुलीग होता है, और फिर एक मैसेज गलत गया है अक्रॉस द कंट्री, पूरे वर्ल्ड में गलत गया है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। 25 मार्च को आप सिलेक्शन कमेटी लेके आते हैं 7 मेंबर्स की, उसमें से वो रिजाइन कर जाते हैं, फिर वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर बना देते हैं 9 अप्रैल को अजहर महमूद को आप लेके आते हैं। उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपॉइंट गिलेस्पी है, गैरी कर्स्टन, इतनी ज्यादा चेंजेस आपकी हो रही है। 11 तारीख को मैच हारते हैं, 11 तारीख को हम सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं, 13 को बाबर ड्रॉप हो जाते हैं। तो हर 4 दिन के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो इस तरह से बोर्ड नहीं चला जाता है, ना प्लेयर चले जाते हैं। ठीक है सोहेल भाई, आप हम विराट और बाबर का एक कंपैरिजन कर रहे थे क्योंकि फ़खर ने एक ट्वीट कर ही दिया था, लेकिन विराट सेंचुरी नहीं कर रहे थे। मतलब ठीक है, उनका एक बैड पैच कंसिडर हो रहा था इंडिया में, लेकिन 50+ तो उनकी थे उस बैड पैच के दौरान भी कई मौक़ों पर। सो आपको लगता है कि ये ज्यादती हुई है बाज़ लोगों की राय के मुताबिक? ये भी डिफाइन कर दें, ये बैड पैच का मतलब होता है एक बैड पैच हो, नॉट कि आप फिर कंसिस्टेंटली ही बैड होते जा रहे हो। तो कुछ अरसा क्योंकि अगर मौका किसी को मिलता रहे तो फिर कहते हैं ये तो इसलिए मौका मिल रहा है क्योंकि सुपरस्टार है, प्लेयर पावर है, मिले चला जाएगा, अब क़यामत मिले चला जाएगा। अब तो एटलीस्ट इक्वालिटी तो नजर आएगी ना कि एनीबॉडी कैन गो। सोहेल भाई मुझे भी एक मौका और दीजिएगा, उसके बाद आप ले लीजिएगा। देखिए, विराट कोहली और बाबर का केस बिल्कुल डिफरेंट है। जब विराट रन नहीं कर रहे थे तो इंडिया जीत रही थी, इंडिया के दूसरे प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे। उनका जो रोहित शर्मा वो परफॉर्म कर रहा था, जायसवाल, हार्दिक पांड्या सब परफॉर्म कर रहे थे। जब जीत रहे होते हैं ना तो फिर इग्नोर हो जाती हैं ऐसी चीजें। हमारे कौन परफॉर्म कर रहा था? तो वो सारे तो खेल रहे हैं, तो टारगेट किया गया है सीधा सीधा। जी सोहेल बताएं।
जी अब्दुल्ला, ये बिल्कुल ड्यू था। जैसा कि नो डाउट जितनी उनकी खराब परफॉर्मेंस चली आ रही थी, आप वर्ल्ड कप जो है उससे पहले एशिया कप गुज़िश्ता बरस का लेके अब तक हर कोई इस बारे के बात कर रहा था कि बाबर आजम को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आना चाहिए, जितना बड़ा वो नाम है। बिल्कुल विराट कोहली के साथ जिस तरह राशिद भाई ने कहा, उनका मुआवजा किसी सूरत में भी उनके साथ नहीं किया जा सकता। आज से 5 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था। मैं तो उस वक्त भी कहता था कि इनका मुआवजा उनके साथ बनता नहीं है। विराट कोहली और बाबर दोनों की क्लास डिफरेंट है। जहां तक बाबर आजम की बात है, मैंने खुद कवर किए ऐसे मैचेस जब मिसबाह हक, मोहम्मद हफीज, इसी तरह कामरान अकमल और दूसरे बैटर जो थे वो फ्लॉप होते थे और बैट मैच आता था तो वो जाके डोमेस्टिक मैच खेलते थे। अगर डोमेस्टिक मैचेस नहीं हो रहे होते थे तो क्लब के मैचेस मॉडल टाउन में जाकर खेला करते थे। मैंने कवर भी किया, मैं वहां पर जाकर अपने बेसिक के ऊपर काम करते थे और दोबारा टीम का हिस्सा बनते थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम का जिस तरह का स्टाइल है या जिस तरह के उनके करीबी लोग उनको मशवरे देते हैं और जितने वो अपने एक खोल के अंदर कैद हो चुके हुए हैं, वो वही खोल है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैं उनको बड़े करीब से देखता भी हूँ, वहाँ उनका आना जाना या उनके साथ कभी उनके करीबी लोगों से राब्ता भी होता है, तो वो एक खोल के एक शेल के अंदर चले गए थे जहां से उनका निकलना मुश्किल था। अभी भी उनको नो डाउट मौका मिलता तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए भी वो वापस आ सकते थे। लेकिन जितने वो डाउन हो चुके हुए हैं ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला था ताकि वो ताजा दम हो, छुट्टियां गुजारे। पता चला कि वो दुबई जा रहे हैं, शायद उसके बाद वो दूसरे लेकिन टाइमिंग भी एक चीज होती है। और ये फैसला क्या सीरीज से पहले कर लेते या सीरीज के बाद कर लेते? मिड सीरीज ये फैसला होना, राशिद भाई आप बताएं, मतलब उसका तो एक और भी बड़ा एक नेगेटिव मैसेज जाता है। देखिए, अगर इस टेस्ट मैच से पहले जो हम मुल्तान में हार गए, उस मैच से पहले अगर आप जायजा लेते और सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर देते, उस वक्त आप क्या शान मसूद को बगैर सेंचुरी के रखते, क्या आप अब्दुल्ला शफीक को टीम में रखते, क्या आप बाबर आजम को टीम में रखते, क्या आप मोहम्मद रिजवान को टीम में रखते? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इंटेंट मुझे सही नहीं लग रही है। देखिए, प्लेयर ड्रॉप होते, जैसे सोहेल भाई ने कहा, इमरान भाई ने, कि भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप हुए। हमने देखा है यूनुस खान जिसने 10,000 रन किए, वो 3-4 दफा ड्रॉप हुआ है। इन तमाम लोग मेरे साथ पूरी लाइफ हम लोग खेले साथ में, उनका बैट पैच आया, वो ड्रॉप हुए हैं। लेकिन टाइमिंग हम देखा करते थे कि प्लेयर्स के इनपुट होती थी। ह्यूमिलेशन है ये रिजेक्शन है, ये ड्रॉप नहीं किया, ये ह्यूमिलेशन है एक अपने ग्रेट प्लेयर की। हमें हीरो को ट्रीट करना सही नहीं आता, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पीसीबी हो। मेरा तो ख्याल है बसद एहतराम, बहुत ही एहतराम के साथ कि हम लार्जर लाइफ बनाते हैं हीरो को, एंड दे डिजर्व इट। हम इतना बड़ा बना देते हैं। और बाबर की एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने है कि हमने एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मर को एक सुपरस्टार भी बनाया, एक डिजर्विंग परफॉर्मर को एक सुपरस्टार बनाया, ज्यादा बड़ा बना दिया था। तो फिर कुछ डिसाइड करें ना, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं होती ना। और स्पेशली बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस भी ये कल ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा था इंडिया से, वो जीते, उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया। उनका मैच अगेंस्ट श्रीलंका था, पाकिस्तान था, जीते वो लोग, विमेन का बता रहा हूँ मैं, वो सेलिब्रेशन नहीं किया। हम एक मैच जीतते, वहां पे स्टार्ट भी नहीं होते, हमारे बड़े बड़े स्क्रीन पे रेड मार्क आना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, तबाह कर दिया। तो गलती तो हमारी तरफ से है ना कि हम स्क्रीन पे क्यों शॉट दे रहे थे बड़े बड़े, हम ये कर देंगे, हमें शाहीन, हमारा ग्रीन शाहीन ये कर देगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, सोहेल भाई के पास एक खबर अगर है तो गिलेप्सी वो स्टिल नॉट विलिंग के बाबर को रिलीज किया जाए, ये जो खबरें आ रही हैं। नहीं, ये मामला कल तक हल हो चुका हुआ था, बल्कि उसके बाद उनकी मुशावरत भी हुई थी। जब परसों फैसले हुए थे, फिर कल उनको दोबारा कॉन्फ्रेंस पे लिया गया। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने कप्तान ने और कोच ने ये कहा था कि एक मौका उन्हें और मिलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कन्विंस किया गया तो तमाम लोग हैं वो एक पेज पे आ चुके थे। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली ये जरूर था कि दोनों में दरमियान में इख्तिलाफ राय इस बात पे था कि बाबर आजम को एक और मौका मिलना चाहिए। कप्तान और कोच की ये राय थी। लेकिन उसके बाद भाई मेरी जहाँ तक रिपोर्ट है, कप्तान ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं, सिर्फ जैसन गिलेस्पी था और मेंटोरिंग में सरफराज अहमद एंड तकलान मुश्ताक, इन्होंने सपोर्ट किया था। कप्तान बैकफुट पे चले गए क्योंकि डमी कप्तान चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हम व्हाइट बॉल में देखेंगे कौन कप्तान बनता है, फखर बनता है या रिजवान बनता है। जो कप्तान अनाउंस होगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कितना डमी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, अब सरफराज को भी भूल रहे भाई अब खुद ही बता दिया कितना डमी चाहिए। अच्छा, सरफराज की भी बात कर लें क्योंकि सरफराज ऑल्दो ही वाज पार्ट ऑफ द टीम बट नॉट प्लेइंग 11, लेकिन उनको भी एज अ विकेट कीपर बैटर
थे वो वहाँ इन केस ऑफ नीड। अब उनको कौन रिप्लेस कर रहा है उस तरह? ये जो सारे नाम सामने आए हैं, हसीबुल्ला कर रहा है, हसीबुल्ला ही करेंगे। रिजवान के होते हुए यंगस्टर है, उसकी जगह बन पाएगी कभी? प्रेशर भी हसीबुल्ला को जो दूसरा विकेट कीपर है वो तो रखना ही पड़ता है। इन दिनों में कंकशन की वजह से आपको रखना पड़ता है कि रिजवान डेफिनेटली खेलेंगे और हसीबुल्ला को मौका नहीं मिलेगा। एक ही डेब्यू नजर आ रहा है जो प्लेइंग 11 होगी कल जो मैच यहाँ पर होना है, और रीयूज की जा रही है मुल्तान टेस्ट के जो दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें पहले टेस्ट मैच की विकेट थी। अभी भी मैं देखा है, मैंने विजुअल्स भी बनाए उसके कि अभी भी पंखे लगाकर उसको खुश किया जा रहा है। तो मुझे अभी टीमों ने प्रैक्टिस करना है, मुझे अभी तक एक ही डेब्यू नजर आ रहा है, वो कामरान गुलाम का होगा। साइम अयूब को एक और मौका दिए जाने के हक में है मैनेजमेंट भी और सिलेक्टर्स भी। अच्छा, अब एक और चीज़, क्योंकि हम माइंडसेट्स की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये मेंशन कर रहे हैं जो बड़े बड़े नाम हैं ये मिड सीरीज हटाए गए हैं, तो वी वांट टू नो कि इसका इम्पैक्ट इन पे क्या होगा, कंसिडरिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है। हम शाहीन और नसीम की भी तो बात करें। बिल्कुल, शाहीन की, नसीम की, मतलब इनके ऊपर क्या एक माइंडसेट इनका क्या होगा कि जी हम तो वी वर इन द मिडल ऑफ द प्ले और हमें बीच में से निकाल दिया और आगे फिर एक ट्रॉफी पूरा एक टूर्नामेंट आ रहा है। मेरे ख्याल से ये जो दोनों की फिटनेस का इश्यूज हैं, नसीम शाह का तो सुनने में आया है कि शोल्डर, सोहेल भाई को सही पता होगा क्योंकि शोल्डर का उनका थोड़ा सा इश्यू चल रहा था जिसकी वजह से शायद उन्होंने मार्केट की है। शाहीन अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे और जिस तरह का डिक्लाइन आया, जैसे बाबर के परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसी तरह शाहीन की भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। 10 टेस्ट मैचेस में 17 विकेट्स उनके थे जो कि एक टॉप क्लास बॉलर के बिल्कुल भी जेब नहीं देता। शायद ये डिसाइड करेंगे थोड़े दिनों में कि शाहीन का कह सकते हैं कि शायद वो वाइट बॉल से ज्यादा प्रेफर करें खेलने को। हमें ढूंढने पड़ेंगे फास्ट बॉलर टेस्ट मैचेस की, स्पेशली हमें ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि अगर इंजरीज रही, नसीम के साथ शोल्डर इंजरीज रहती हैं, एशिया कप से चल रही हैं, तो ये अपना फॉर्मेट डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में इन्हें व्हाइट बॉल से खेलना है या रेड बॉल से खेलना है। हाँ, ये वाइट रेड का जाहिर फर्क भी तो होता है ना, तो उसमें लेट्स सी कि क्या बनता है। अच्छा जी, बहुत सारी पता है हमें, मेरे पास एक भरमार आ चुकी है मैसेजेस की, मतलब सवालों की, फिर लोगों की अपनी आरा है। अभी भी मैं कहता हूँ बाबर की फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पीपल आर, अ फ्यू ऑफ देम, लॉट ऑफ देम आर रियली ऑफेंडेड। बिल्कुल ऑफेंडेड एंड शॉक्ड। अच्छा, आप बाबर को, वैसे राशिद भाई आपसे सबसे पहले तो बाबर को क्या आप मशवरा देंगे कि ये जो मोमेंट है इसको कैसे यूटिलाइज करें? हाँ, क्या यूटिलाइज करें सो दैट ही कैन मेक अ कमबैक? मैं 2 मशवरे दिए थे, पहले कि कप्तानी कबूल मत करना वर्ल्ड कप से पहले, वो उनसे नहीं हो पाया। दूसरा, चैंपियंस कप जो हुआ है वो भी ना खेलें क्योंकि रेस्ट अगर चाहिए तो यहीं से रेस्ट ले लें आप, तो उनको तो रेस्ट तो मिला ही नहीं ना, तो वो चैंपियंस कप क्यों खिलाया पीसीबी ने? यहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट है नहीं कि कितने प्लेयर किस तरह से खेल रहे हैं। मेंटल, अभी हम बोल देते हैं कि उसको मेंटल तौर पे वो गिर गया, ठीक है, लेकिन हम तो कंटिन्यूसली उसको क्रिकेट खिला ही रहे हैं ना। अब जब बाहर हो गए तो जाहिर सी बात है, अब ये बोल देना कि बाहर चले जाएं, बैठ जाएं, नहीं, फिर उसके बाद थोड़े 1-2 हफ्ते का रेस्ट लें। उसके बाद जैसे सोहेल भाई ने कहा, डोमेस्टिक में आए आपको खेलना पड़ेगा। मैंने यूनुस खान को देखा है, बहुत सारे मिसबा को देखा है, इंजमाम को, ये डोमेस्टिक में आगे 2-2, 3-3 सेंचुरीज की हैं वो, उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाता है। अभी एक सेंचुरी की तो थी यहाँ पे भी, ये जो हमारी चैंपियंस वनडे कप, T20 टेस्ट मैच और डोमेस्टिक में बहुत बड़ा गैप है। हाँ, इसमें प्रेशर देखें, किसने देखा ना, आपने डिस्कस किया होगा, थोड़ा सा कर दिया होगा ना, हमने किया, लेकिन बाबर जब रन करता है ना दुनिया देखती है, जब बाबर नहीं करता तो हर कोई देखता है फिर तो यार रन नहीं कर रहा, क्योंकि उससे तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। 18 इनिंग्स में हम सोच भी नहीं सकते कि बाबर जैसा प्लेयर 50 नहीं करेगा, लेकिन क्या है कि ठीक है अभी ड्रॉप हो गए, फेयर एनफ, लेकिन उनको जाना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए और डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए। एंड नोबडी इज टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम यू बाबर आजम। आप स्टार थे, हमारे स्टार हैं, बिकॉज फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट एंड यू हैव टू। एंड इन अ सेंस मुझे लगता है कि ये टाइम चाहिए भी था उनको और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। इसको बिल्कुल आप टू योर एडवांटेज ही समझे, बाबर आजम के लिए हम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान, बहुत शुक्रिया। और अपने इर्द गिर्द के लोगों को छोड़ के और सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें, एंड नॉट एवरीबॉडी हु यू रोम अराउंड विद इज and also I think try to recognize the people around you। ये बड़ा ये वो मोमेंट भी है कि जहाँ बिकॉज पता है क्या, ये इर्द गिर्द जो लोग होते हैं आपके, ये आपको डाइवर्ट करने वाले भी होते हैं बहुत, तो थोड़ा सा वो जायजा भी ले लें। अभी यू हैव द मोमेंट टू रिकलेक्ट योरसेल्फ,
तो हम ये कहेंगे बिकॉज वी स्टिल लव यू एंड वी We वुड do. लव टू सी यू बैक। अच्छा जी, ब्रेक के बाद मिले। ओके, ब्रेक कर। वेलकम बैक। लेट अस टेक यू टू द एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन इस्लामाबाद। आपको बताएं कि हुकूमत शंघाई ताउन तंजीम इजलास की भरपूर तैयारियां कर रही है और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है। कुछ क्लिप्स हमने आपको दिखाए भी थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अहम हुकूमती रहनुमा खुद तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। कोई 1000 के करीब गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं, जो किसी मुल्क के लिए एजाज़ की बात होती है डेफिनेटली। और पाक फ़ौज समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों ने दारुल हुकूमत में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने ऐन इजलास के मौके पर यानी 15 अक्टूबर टुमारो दोबारा इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तासुर है कि चेयरमैन PTI गौहर अली खान समेत बाज़ रहनुमा ऐसे मौके पर एहतजाज को दुरुस्त नहीं समझते। ऊपर से हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त व तकरीम का मामला है, रियासत SOC को सैबोटाज करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। सुनिए। कि रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है। ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। देखिए, हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुल्क की मफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। PTI इस बात पर बरहम है कि हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई हुई है। पार्टी रहनुमाओं का दावा है कि इमरान खान की जेल में सेहत ठीक नहीं है, जिस पर उन्हें तशवीश है। कुछ रहनुमा तो ये तक कह रहे हैं कि बानी PTI से मुलाकात करने दें तो एहतजाज मुलतवी किया जा सकता है। हम किसी भी सूरत में ECO कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें तशवीश है इमरान खान की सेहत के हवाले से कि एक डॉक्टर भेजा जाए और डॉक्टर जो है ना उसकी सेहत का हाल अहवाल कर ले। बात हमने मुतालिबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता बहाल किया जाए। आज SCO हो रहा है, आपने हमें इनकम्युनिकेटो कर दिया है। यार एक जलसे के लिए जेल खुलवा सकते हो, 2 हफ्ते से हमें 6 हफ्ते से सियासी लोगों को नहीं मिलवाया। अगर इतनी तुम्हें वो हो रही है SCO के हवाले से तो मिलवाओ खान को। 15 मिनट घंटे की बात है, जाके सिर्फ बार उनकी बहन और डॉक्टर आके कह दें कि जी ये खैरियत से है, सब ठीक है, तो मामला खत्म। कोई SCO के तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल की हुकूमत तो मुखालफत कर रही है। दीगर सियासी और समाजी हलकों में भी इसे सराहा नहीं जा रहा। MQM ने कल तहरीक इंसाफ को अपने सियासी तजुर्बे की रोशनी में मशवरा दिया है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। जरा देखें, सुने। आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर प्लीज ये करें, ये 15 तारीख के एहतजाज को वापस लें। ये आपकी पार्टी के लिए जहर कातिल। कोई रियासत आपको इजाजत दे ही नहीं सकती। अगर रियासत इस बात को रोकने में नाकाम हो जाए तो फिर वो रियासत ही नहीं है, फिर रियासत कमजोर रियासत है। और इनकी मजलूमियत हम समझ सकते हैं। हमने ये वाला काम किया जो ये कर रहे बेचारे। हमने भाई को खुश करने के लिए हमने सारे काम किए। कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है और हम नहीं, हमारे बाद का नारा लगता था, फिर उसके बाद ये नारा लगता था कि भाई हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे कितने पागल थे भाई, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। और ये हमारे अल्टाफ, ये जो हमारे यहाँ फिलोसफर थे ना बहुत सारे, जिनका काम ही जो है वो भाई को जो है वो इसी तरह के नारों में खुश रखना था। काम वो कुछ नहीं करते थे। वो भाई अगर जिंदा भी रहे कब तक रहेगा रहनुमा, फारिग हो जाएगा। तो ऐसे नारे अल्टाफ किस्म के नारे देकर जो है वो बेवकूफ बनाकर हम भी लगे हुए थे पागलों की तरह कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल चाहिए भाई, रहनुमा को चाटना है हमने, मंजिल नहीं मिलेगी। अभी खात्मा हुआ नहीं है मौजूद, तो वो तो चलती नहीं है उनकी, वो हमने रहनुमा ही फारिग कर दिया। भाई आपको इनकी ऑनेस्टी को तो जरा एडमायर करना अच्छा मुस्तफा पड़ेगा। कमाल भाई, जब बगैर कुछ सोचे समझे जब अपने दिल से बोल रहे होते हैं ना कुछ तो बड़ा अच्छा बोलते थे। लेकिन जबरदस्त मैं सिर्फ बोलते ये हैं फिर। सोचूं, जब इन लोगों को रहनुमा चाहिए था और मंजिल नहीं चाहिए थी, तो तब भी ये इतने कुछ छोटे तो नहीं थे ना सारे कि इनको समझ ना आए। या तो कोई टीनेज ईयर्स की बात कर रही हूँ, मतलब
मतलब इनके ओहदे थे, मेयर थे ये, तो ज़रा अजीब लगता है ना कि किस तरह उस वक्त समझ नहीं आई इस बात की। और तो और जी, तहरीक इंसाफ के बारे में ज़रा आपको पता है सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली अपोजिशन जमातें भी इस वक्त PTI का साथ नहीं दे रही हैं। जमात इस्लामी ने भी इनके एहतजाज की मुखालफत की है। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान तो पहले ही कह चुके हैं कि ये मौका नहीं है एहतजाज वगैरह का। हुकूमत से भी ये कहना हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्त कि ये कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान ना करें, उसको मौखर कर दें। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है। अच्छा, कॉल तो ऑब्वियसली ये दे देते होते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि 4 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज के दौरान जिस तरह खुद पार्टी लीडर्स गायब रहे, उससे पार्टी कारकुन खासे मायूस हुए थे और पार्टी कारकुनों को 1-1.5 हफ्ते बाद दोबारा मुतहरिक करना PTI के लिए खुद भी मुश्किल टास्क होगा। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कुछ भी हो, लेकिन आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस पर घर की लड़ाई का दुनिया के सामने तमाशा बनाना कोई अक्लमंदी ऑब्वियसली नहीं है। इसलिए इनको डेफिनेटली अपना ये डिसीजन जो है ये रिविज़िट करना चाहिए। तो क्या रिविज़िट हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है एक सियासी पार्टी की अपने अंदर जो सियासी इनकी कमेटी है उसकी मुशावरत का भी सिलसिला शुरू होना है। कब होगी, क्या फ़ैसला होगा, क्या लग रहा है? अयाज अकबर हमारे साथ ही PTI को कवर करते हैं और साथ ही फ़खर दुरानी सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ हैं। फ़खर, पहले तो आपसे ये एक बात पूछ लेते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली क्या चल रहा है इस्लामाबाद में उसकी बात हो जाएगी। अगर थोड़ी देर के लिए बानी PTI से मिला भी दें इनके लीडर्स को, तो इसमें क्या इतना मसला है? मतलब आपका पहले इसमें कोई हर्ज है अगर ये मिला दें या ले लें? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये इनकी डिमांड है कि इमरान खान के साथ 10 मिनट 15 मिनट की मुलाकात करा दी जाए, ये एक सियासी जमातों का और इवन हर कैदी का भी ये एक राइट होता है। लेकिन आपको इसका पस मंज़र जानना होगा। जिस तरह आपने अभी ये बताया भी है कि इन्होंने जो 2 हफ्ते पहले एक एहतजाज किया था, उसमें इन्होंने ये मुतालबा किया था कि ये जो हुकूमत आईनी तरमीम लाने जा रही है इसको मौखर कर दिया जाए शंघाई ताउन तंजीम के जब तक ये मुनक्किद नहीं होती। उसके बाद जब ये मुतालबा मान लिया गया, जो आईनी तरमीम की वो असम्बली में पेश नहीं की गई, इनका ये मुतालबा मानने के बाद ये एक और नई डिमांड ले आए इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की शायद तबीयत नासाज है, इस वजह से वो चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है। देखें, ये जो खबर है ये इमरान खान की सेहत के हवाले से ये 10 अक्टूबर को आई है। अब 5 दिन गुजरने के बाद, यानी 10 को इनकी खराब हुई है सेहत, 5 दिन के बाद ये एहतजाज का वो कर रहे हैं, तो ये इससे इनका क्लियर कट एक जो वो मकसद है वो वाजे हो जाता है कि ये किसी सूरत में भी ये जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके अंदर रखना डालना चाहते हैं और ये दुनिया की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये इसमें दुनिया भर का मीडिया 200 के करीब मीडिया पर्सन जो है वो पूरी दुनिया से आए होंगे। ये अपना अगर we can't hear you properly, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। We'll ask our team to connect with you again. Meanwhile, we'll take some updates from लेकिन Ayaz. बेसिकली फ़खर जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि स्पेसिफिकली इस दिन पे इसलिए करना चाहिए क्योंकि they want to give a message to the rest of the world, वरना 5 दिन पहले भी थे। आपके पास क्या खबर है? मतलब कौन कौन है जो PTI के अंदर इस एहतजाज के फैसले की मुखालफत कर रहा है और कौन कौन बड़ा इसको सपोर्ट कर रहा है और इसकी लॉजिकल रीजंस पेश कर रहा है कि भाई हमें 15 को एहतजाज करना चाहिए? देखिए अब्दुल्ला, कॉल तो उन्होंने दे दी है। अभी ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हमारे पास जो इतलात है इस वक्त PTI 3 दड़ों में तकसीम हो चुकी है और एहतजाज को लेकर के कोई लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि बैरिस्टर गौहर और कंपनी का नाम आपने लिया, वो तो समझदार लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इस वक्त इस तरह की कॉल देना जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये इतलात हैं कि अली अमीन भी इस हक में नहीं है कि 15 को एहतजाज हो। जी जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात आपने सुनी है कि जब उन्होंने ऐसे किया तो पार्टी के साथ क्या हुआ, तो उनका भी ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो हमारे सपोर्टर है वो भी ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है अरसे बाद, जहां हम बहुत दहाइयों पे, आपको पता है, हम आइसोलेशन में रहे, हमें ना कोई इंटरनेशनल इवेंट मिला, ना कोई एक्टिविटी हुई, और अब एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज आएगा जब इतने बड़े
लेवल के ऊपर सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान तशरीफ लाए और उनके लिए हुकूमत तमाम तवानाई सर्व की हुई हैं। वहीं पर अब PTI के अंदर यही एक ग्रुप तो ये कहता है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, एक ग्रुप कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम ये जो आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं तो इसको फंड कौन करेगा। तीसरा ग्रुप जो कहता है वो कहता है जी कि इमरान खान साहब से पूछ लें या बानी PTI से पूछ लें कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है। ये जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनसे जाके बात करें और उनसे जो है वो एक मैसेज दिलवाया जाए कि जी आप एहतजाज करें या एहतजाज ना करें। हाँ, अब ये PTI जो है वो राइट अयाज, लेकिन अगर एहतजाज करना है तो वो लिटरली एक कल की बात हो रही है, यानी टुमारो। तो अभी तक अगर 3 पॉइंट्स ऑफ व्यूज जा रहे हैं इनकी पार्टी में, जो कि हमेशा ही थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, कारकुनों को भी टू बी ऑनेस्ट समझ बहुत लेट ही आती है कि क्या करना था। तो क्या इनका कट ऑफ टाइम क्या है, फैसला क्या होना है, कब होना है? देखिए जी, जो 4 वाला था वो भी अचानक ही हुआ। और देखिए इस वक्त PTI जो है ना, अगर आपके PTI एहतजाज कर रही है तो मेरी ओपिनियन में, मेरे ख्याल के मुताबिक PTI सिर्फ KP गवर्नमेंट है। KP गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा। इसके अलावा नहीं, एहतजाज की कॉल फाइनल है आप कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी भी इत्तलात थी कि इनकी सियासी कमेटी का इजलास होना है, उसमें फिर वोटिंग होगी या फैसला होगा, या ये एहतजाज की कॉल दे दी है क्योंकि डिविजन्स है ना अभी। हाँ। मतलब खुद दे जी बताएं। जी, एहतजाज की कॉल ये दे चुके हैं, एहतजाज की कॉल ये दे चुके हैं, इनकी तशहीर भी शुरू हो चुकी है। अब ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं, ये जो अभी शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जी इमरान बानी PTI से आप मुलाकात करा दे, सारा मसला खत्म हो जाएगा। तो ये चाहते हैं कि बानी PTI के थ्रू मैसेज आए, उनकी बहन के थ्रू आ जाए, उनके डॉक्टर के थ्रू आ जाए, किसी और के थ्रू आ जाए, क्रेडिबल हो, जो कि पार्टी उसको एक्सेप्ट करती हो कि जी आप इस वक्त जो है एहतजाज ना करें, इस इवेंट के बाद देख लें। अब मैं आपको देखता हूँ काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है, वो भी जरूरी सुन लें। एहतजाज होता है तो उसके हवाले से हुकूमत ने क्या सोचा है। जैसे आपको पता है आर्टिकल 245 के तहत वफाकी दारुल इस्लामाबाद में इसमें इस वक्त जो SCO की तमाम सिक्योरिटी है वो पाक फौज के हवाले है। इसी तरीके से पंजाब ने भी आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फौज को तलब किया हुआ है। SCO के दिनों में पंजाब की भी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो फौज इस वक्त देख रही है। अभी हमारे जो हुकूमती ज़राए से कल बात हुई थी रात को, यही आपको क्वेश्चन हमने उनसे किया कि अगर आप एहतजाज वाले लोग आ जाते हैं तो क्या होगा। हुकूमत समझती है कि हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये होगा कि हम पंजाब की उन इजलात जो KP से क्रॉस होकर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, वहां पर रावलपिंडी में कर्फ्यू लगाए जाने के हवाले से भी बात हो रही कि अगर एहतजाज की कॉल डिले ना हुई और उनकी तरफ से कोई मैसेज ना आया कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये जी अगर ये कर्फ्यू वाली बात हो जाती है तो ये इन इटसेल्फ बड़ा बैड मैसेज है, जहाँ पूरी दुनिया की मीडिया पहुंची हो इस्लामाबाद में और हम इतनी अपने एक चंक ऑफ लैंड पे हम कर्फ्यू लगा दें कि लोग पहुंच ना सके। तो इसका भी तो हुकूमत को एक खौफ होगा कि हमें उस नहज पे ना जाना पड़े जहां हम कर्फ्यू लगाना पड़े। देखिए बिल्कुल, ये जो एहतजाज का मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से दुनिया की तवज्जो हासिल की जाए ताकि इमरान खान का जो एक बयान है या बयानिया है उसको दुनिया तक पहुंचाया जा सके कि कर्फ्यू हो या सख्त क्रैकडाउन हो वर्कर्स के खिलाफ, जो भी होगा हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई होगी तो ये पूरी जो दुनिया में ये इसकी कवरेज मिलेगी। और यही ये PTI और इमरान खान चाहते हैं कि किसी तौर के ऊपर इनको अटेंशन मिल सके और ये किसी ना किसी तौर के ऊपर, जिस तरह देखें अयाज अकबर यूसुफजई ने भी कहा कि इस टाइम जो PTI का एहतजाज है वो टोटली रिलाय करते हैं। पिछले भी अगर आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी और अली अमीन गंडापुर जो लोग लेके आते हैं और ये अवाम को मोबिलाइज करना कोई इतना आसान काम नहीं है। जो यहाँ पे ग्राउंड पे जितने भी PTI के जो सियासतदान है या लीडरान है वो इसके अगेंस्ट है। एक तो ये कि ये शंघाई ताउन तंजीम से बुरा मैसेज जाएगा अगर इस तरह का एहतजाज होता है, और दूसरा जो सबसे अहम बात है कि ये मोबिलाइज करना, ऑर्गेनाइज करना इतने कम वक्त में ये भी उनके लिए मुश्किल होगा। फखर बाहर बैठे इनके जी, फखर गॉट इट, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और ये डेफिनेटली पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि अगर तो कोई एहतजाज हो जाता है तो उसका भी एक हल निकालना चाहिए। कर्फ्यू होता है तो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर किसी एक ब्रीफ मुलाकात कराने से मामला टलता है तो करा दें, तो टलवा दें, ऑप्शन है ना। एनीवे हम ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में शामिल हैं जहाँ तालीम के मौक़े तो कम हैं, बदकिस्मती से बहुत से लोग तालीम को अहमियत भी नहीं देते। यही वजह है कि 5 से 16 साल की उम्र के 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
बहुत से इदारे इसको कम करने के लिए काम कर रहे हैं। TCF द सिटीजन्स फाउंडेशन भी उसी में से एक है। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से तालीम के मौके बढ़ाने के लिए वो सरकर्दा हैं और इनकी मदद बहुत से लोग कर रहे हैं। हम भी, आपको पता है, जब मौका मिलता है TCF का जिक्र करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मैराथन रनर तबारक रहमान से। तबारक TCF के लिए $1 मिलियन की फंड रेजिंग जो है वो कर रहे हैं। अब हम ऑब्वियसली वी वांट टू नो कि क्या उनकी एफर्ट्स हैं, क्या वो करने जा रहे हैं। तबारक हैज जॉइंड अस, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट टू एवरीवन who's based in New York या दुनिया में कहीं और से मुझे हमें अभी इस टाइम देख रहे हैं। थैंक यू हुमा एंड अब्दुल्ला फॉर हैविंग मी। जी तबारक, सबसे पहले तो पाकिस्तान में 2 लाख बच्चे नहीं है, एक्चुअली 27 लाख बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं। सो जस्ट अ लिटिल करेक्शन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। जी हमने तो हमने जो हमारे पास नंबर इससे भी ज्यादा खौफनाक है, 2,60,00,000 है एक्चुअली। 2,70,00,000 आई एम सॉरी, 27 मिलियन। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपका क्या ख्याल है, किस तरह ये फंड रेजिंग वगैरह, आपके आइडियाज क्या हैं, किस तरह करना है आपने? एंड सिंस यू आर अ मैराथन रनर, सो व्हाट आर यू अबाउट टू एम्बार्क ऑन? So I'm about to embark on a journey across Pakistan. मेरी इब्तदाई तालीम है कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से और उसके बाद मैंने बैचलर्स किया था IBA कराची से। तो आई वाज वन ऑफ द प्रिविलेज्ड वंस जो कि पाकिस्तान के टॉप स्कूल्स में पढ़ने का मुझे मौका मिला। तो मैं अपनी ये जो एजुकेशनल जर्नी है उसको ऑन फुट कवर कर रहा हूँ। हसन अब्दाल से लेके IBA कराची तक ये 35 दिन का सफ़र होगा जिसमें मैं आई विल वॉक एंड रन एवरी डे। और इस पूरी कैंपेन के दौरान हम कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और इंडिविजुअल्स की मदद से $1 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए तकरीबन हम जमा करेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कमिटमेंट्स आ चुकी हैं वो 1 लाख से लेकर $1.25 की कमिटमेंट्स थ्रू स्पॉन्सर्स एंड डोनर्स आ चुकी हैं। और बाकी भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब हम ऑन ग्राउंड होंगे तो कई सारे लोग हमें और मदद करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जिस तरह एक मैं मिसाल देता हूँ, मेरे एक सीनियर थे हसन अब्दाल के, उन्होंने मेरी कुछ वीडियोज़ देखी, ही केम टू नो अबाउट माई प्रोजेक्ट। तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं है, मैं अपनी लैंड डोनेट करना चाहता हूँ TCF को कि इस पे आप स्कूल बनाएं। तो इस तरह की मेरे ख्याल में हमें बहुत सारी मिसालें मिलेंगी क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा ही मसला है। एवरीबडी नोज अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड पीपल वांट टू हेल्प, लेकिन लोगों को शायद अभी इस चीज़ों का मदद कैसे करनी है इसका अंदाज़ा नहीं है। नहीं, दैट्स अ नोवेल आइडिया और बहुत से लोग बड़े तरीके निकालते हैं अच्छे काम के लिए, फंड्स जनरेट करने के लिए। और मैराथन से एक बहुत अहम जरिया हमेशा से हैं फंड रेजिंग का, अवेयरनेस क्रिएट करने का। सो एक तो ये बताइए कि आपने बहुत सारी चैरिटीज़ हैं जो आपने TCF का इंतखाब कैसे किया, मतलब व्हाई इज़ दिस सो क्लोज टू योर हार्ट और हाउ वुड यू डू दिस? मतलब लोग जैसे जैसे आपके सफ़र के बारे में जानते जाएंगे आपको लगता है कि एक कारवान बनता जाएगा? बिल्कुल कारवान बनता जाएगा। पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा TCF से क्या ताल्लुक है। तो जब मैं 2014 में IBA कराची में गया था तो हम TCF के लिए वॉलंटियर करते थे। TCF के बच्चों को हम तैयारी कराते थे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो तालीम हासिल कर सकें। तो मेरा तब से TCF से ताल्लुक है। और जब मैं फिर US मूव किया तो US में भी TCF के फिर मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज से मिला। मेरे बहुत अच्छे जो दो दोस्त हैं वो जो अभी एक सिलिकॉन वैली में एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं। एक और मेरे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वो IMF में काम कर रहे हैं। और ये वो लोग बच्चे हैं जो TCF के स्कूल्स में पढ़ के गए और उनके पास बचपन में इतने वसाइल नहीं थे, ये स्कूल जाते हैं। तबारक, जब हम इस किस्म की कहानियां सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है और हम आप भी हमारे साथ हैं जो हमें देख रहे हैं उनको भी कहेंगे कि दिल खोल के आप, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मतलब फॉर डेकेड्स दे हैव बीन वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, तो आप दिल खोल के दें। आपको बेस्ट ऑफ लक करेंगे। और ये जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स आपने जिक्र किया है ना, 2 दोस्तों का, उनसे भी हम राब्ता करेंगे, उनकी स्टोरी भी सुनाएंगे दुनिया को। बेस्ट ऑफ लक तबारक। और हम लोगों को बता दें कि जर्नी स्टार्ट होगा 3 नवंबर को एंड ऑफ कोर्स वील बी लुकिंग आउट फॉर यू। ऑलराइट, अभी ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, कराची का हाल आपको बताएं। और कल ये हुआ, कराची में दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद कल कराची का रेड जोन मैदान जंग बना रहा। क्लिफ्टन, 3 तलवार, मेट्रोपोल के इलाकों में
पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होती रहीं और शहर में एक मजहबी जमात की जानिब से 3 तलवार से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली का ऐलान किया गया था। दूसरी तरफ प्रेस क्लब पर सिविल सोसाइटी और सिंध रवादारी मार्च ने भी एहतजाज का ऐलान कर रखा था और पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक पुलिस मोबाइल को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। भाई आम लोगों की गाड़ियां एक्चुअली मतलब आई नो समबडी जिनकी गाड़ी वो बेचारी जा रही थी, खातून थी, उन्होंने जान बचाई है अपनी निकल के, उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए थे, उनकी विंडस्क्रीन तबाह हो गई है। फिर आप ऐसे इस पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान कवरेज करने वाले कई सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिनकी तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने शदीद मसम्मत की है। एडिशनल IG जावेद आलम मोटो का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई थी। कुछ जो पार्टीज़ थी वहाँ पे 144 जो लगा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करते जुलूस निकालना चाह रही थी। तो ये पूरा जो सिलसिला है उस सिलसिले में है और अवाम अन्नास को भी हम बताना चाहते हैं और जो मेहनत कश पार्टी के अच्छे वर्कर हैं उनको भी कि जी मुल्क में इस्लामाबाद में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है, तो हम कोई भी यहाँ पे बदमज़गी या ऐसी बात नहीं चाह रहे। तो ये जो पूरा सिलसिला है तकरीबन 2200 से ज़्यादा नफरी है और हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स हैं। ये सब जो हमने लगाया है कि हमारी बातें चलती रहीं और हमने ये बावर करवाया कि आप ये 17 के बाद भी कर सकते हैं या रेड जोन जो है जहाँ पे 140 का नफाज है उसकी खिलाफ वर्जी हम नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना है कि सिविल सोसाइटी और एक मजहबी जमात की जानिब से एक ही दिन मुजाहिरे की कॉल दी गई थी जिस पर तसादुम का खदशा था, इसीलिए मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की गई। ज़ियाल अंजार ने कहा कि मकतूल डॉक्टर शाहनवाज के केस में कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है और किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। इसी पे बात करते हैं काशिफ मुश्ताक। पता है बहुत से लोगों को, जो ज़ाहिर संडे थी, हर कोई तो नहीं निकला हुआ था, लोग कामों पे नहीं जाते तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो गए उन्हें पता नहीं था हो क्या रहा है, वो फंस गए, उन्हें अपनी गाड़ियां छोड़ के भागना पड़ा। हाँ, they were caught off guard. People did not really know much about it. काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ, एक तो सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया था, मतलब तमाम ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करते हुए कि भाई दफ़ा 144 नाफिज़ है या इन जगहों पे जाने से इज्तनाब करें, क्योंकि लोगों को आइडिया ही नहीं था। वो अपने संडे को किसी ने दावत पे जाना है, किसी ने रिश्तेदार से मिलने जाना है, किसी ने कुछ करने जाना है, वो निकले और फंस गए। फिर अब्दुल्ला नुमा देखें, ये जो रैलियाँ निकाली जानी थी इसी हवाले से इससे कबल ही जो है वो बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये बताया गया कि दफ़ा 144 जो है वो शहर के रेड जोन में लगाई गई है। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जब पहले सिविल सोसाइटी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो जो है वो एक रैली लेकर आना चाहते हैं और वो 3 तलवार से जो है वो प्रेस क्लब तक आएंगे। ताहम इस हवाले से 3 तलवार से लेकर प्रेस क्लब तक जो है वो पुलिस की 1200 के करीब जो है वो नफरी लगाई गई। पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे, लेकिन फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि जो एक मजहबी जमात है उनकी जानिब से कैंट स्टेशन थे जो है वो भी प्रेस क्लब आना चाहते हैं, तो कुछ नफरी जो है वहाँ डाइवर्ट की गई। जब सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो कराची प्रेस क्लब पहुँचे तो जो कैंट स्टेशन पर मजहबी जमात के लोग मौजूद थे उनकी जानिब से कोशिश की गई कि वो भी प्रेस क्लब पहुँचे और मेट्रोपोल के करीब जो है ये तसादुम हुआ। पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद थी जिन्होंने जो है वो इन अफराद को रोकने की कोशिश की, तो उनकी जानिब से जो है वो पुलिस पार्टी पर, ना सिर्फ पुलिस पार्टी पर बल्कि जो मीडिया कवरेज के लिए लोग यहाँ मौजूद थे उन पर भी पथराव हुआ। जब पथराव हुआ तो फौरी तौर पर जो है वो पुलिस ने भी एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए जब शेलिंग की गई तो उस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा आराई हुई। इस वक्त हम जिस स्पॉट पर मौजूद हैं, मेरे अकब में जो ये जलाओ गिराव के निशान भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ जो है वो बाकायदा एक मोबाइल जलाई गई, जो मुतादिद गाड़ियाँ हैं उनको डंडे मारे गए। तो इस हवाले से जो है वो एक शख्स यहाँ जो पुलिस हुकाम बताते हैं कि एक शख्स जो है वो उसकी हलाकत भी सामने आई है, ताहम उसकी भी शनाख्त कर ली गई है। उस हवाले से भी देखा जा रहा है कि आया ये कैसे वाक़या रिपोर्ट हुआ, जबकि साथ साथ जो मुतादिद लोग यहाँ ज़ख्मी हुए उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें पुलिस एहलकार, मजहबी जमात के कारकुनान और साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी मौजूद थे। अच्छा काशिफ, क्या पुलिस को, जो है वो DIG साउथ, काशिफ क्या पुलिस को भी उस वक्त पता चला कि मजहबी जमात का भी एक एहतजाज चल रहा है? क्योंकि आपकी बात से ऐसे ही लग रहा है कि वो तो कंट्रोल कर रहे थे सिविल सोसाइटी वाला मामला, क्या उनको पता था कि मजहबी जमात का भी आज के दिन ही प्रोटेस्ट है?
जी बिल्कुल, उनकी इन्फॉर्मेशन में था, लेकिन उनकी जानिब से, मजहबी जमात की जानिब से कोई अपना रूट प्लान जो है वो जारी नहीं किया गया था। मतलब पुलिस हुकाम को ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी की जानिब से जो रूट प्लान बताया गया था वो मुकम्मल बताया गया था। उन्हें रोकने के लिए पहले कोशिश की गई, फिर मजहबी जमात के काफ़ी ज़्यादा कारकुनान सामने आ गए। देखिए, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी तो सभी तरफ से की गई। सिविल सोसाइटी ने भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की और मजहबी जमात ने भी नेचुरली दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। अब ये बताइए, अब आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस्लामाबाद में इतना बड़ा इवेंट है, पंजाब में भी आपको पता है बड़ी सख्ती है, क्या सिंध में भी इसी ज़िमन में कुछ सख्ती है? अब ये कल इतना बड़ा वाक़या हुआ है, दफ़ा 144 का नफाज कितने दिन तक रहेगा? क्या डबल सवारी पे पाबंदी तो नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है मज़दूर हैं, लेबर है, काम करना है, लोग फिर परेशान होते हैं। एटलीस्ट पर्टिकुलरली डबल सवारी पे अगर तंग करना शुरू कर दें पुलिस वाले तो। बिल्कुल, कराची में या सूबे में जो है वो डबल सवारी पर पाबंदी नहीं है, जबकि रेड जोन में जो है वो सेक्शन 144 जो है वो नाफिज की गई है और इस हवाले से पहले से बाकायदा ऐलान भी किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और जो ये 2 रैलियाँ कल निकाली गई उनको भी जो है वो पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था, DIG साउथ की जानिब से बताया गया, इसीलिए जो उनकी गिरफ्तारियाँ हैं वो अमल में लाई गई हैं। अब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 70 अफराद को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर जो है वो 2 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। ना सिर्फ मेट्रोपोल 3 तलवार बल्कि कैंट स्टेशन के अतराफ की भी CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली है। जो लोग इसमें मुलविस है उनको मजीद भी गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि जो पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं उनकी भी डबल सवारी खुली है। दफ़ा 144 कब तक नाफिज है काशिफ? क्विकली प्लीज, टाइम कम है। बिल्कुल, दफ़ा 144 जो है वो 4 रोज़ के लिए लगाई गई, जबकि जो डबल सवारी की आप बात कर रहे हैं वो शहर में डबल सवारी नहीं लगाई गई है और इस पर पाबंदी नहीं है, ना सिर्फ शहर में बल्कि सूबे में भी जो है वो ये बताया गया है। सिर्फ 4 लोगों के एक साथ जमा होने, कोई एहतजाज भी, मुजाहिरा वगैरह करने पे पाबंदी है। अदरवाइज आपने काम वगैरह कर रहे हैं तो इजीली करें, इधर जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्लीज रिस्पेक्ट करें। अगर 144 लगाई हुआ है तो ना फिर आप और किसी को शौक तो नहीं है, किसी वजह से ही लगाया हुआ है। अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम, ये तो बड़ा सीरियस मसला बनता जा रहा है। आपको बताएं कि सिंध में खनाक यानी डिफ्थीरिया की वैक्सीन की शदीद क्या खुन्नाक है, ओके, शदीद किल्लत पैदा हो गई है और बर वक्त इलाज ना होने से सूबे में दर्जनों बच्चों की अमवात जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर कराची में खुन्नाक के केसेस की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ भी रही है। महकमा सेहत सिंध के हुकाम ने भी तस्लीम किया है कि सूबे में खुन्नाक के इलाज की अद्वियात जो है वो ऑलमोस्ट मतलब मिल ही नहीं रही हैं ही नहीं, और खुन्नाक के केसेस में तशवीशनाक इजाफा हुआ है वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम होने के बायस। और उधर आलमी इदारा सेहत ने डिफ्थीरिया जो है वो एंटीटॉक्सिन उसके 500 वाइल महकमा सेहत सिंध के अब हवाले कर दिए। माहिरीन का कहना है। अच्छा, ये हमने सबसे पहले तो ये पता भी करना है ना कि ये एक्चुअली खुनाक जो है ये किस तरह होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी हियरिंग अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल। तो एग्जैक्टली ये क्या है, वकार किस तरह होती है? हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही उनसे जानेंगे। वकार, पहले तो बताइएगा, हुमा ने सवाल किया कि कैसे होती है बीमारी और इतनी खतरनाक है क्या? देखिए, खुन्नाक या डिफ्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरिया है जिसको कॉर्निबैक्टीरियम कहते हैं। उसके जरिए ये बच्चों की बीमारी है। वो बच्चे जिन्हें वैक्सीन ना लगी हो, ये उनके गले को खराब करती है, गला खराब हो जाता है, इसमें बुखार होता है और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है और एक वक्त आता है कि उसका गला बंद हो जाता है और उसका रेस्पिरेटरी निज़ाम जो है वो चोक कर जाता है और वो बच्चा मर जाता है। तो ये बीमारी बेसिकली एक सांस की बीमारी है जो कि बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है। चले, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस साल स्पेशली क्या हो रहा है कि सिंध में इतना बड़ा इशू बन गया है, दर्जनों अमवात जो है वो बताई जा रही हैं, तो व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस ईयर? देखिए, सिंध में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है वैक्सीनेशन का। पाकिस्तान में इस वक्त जो बच्चों की जो वैक्सीनेशन है EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन के जरिए होती है। अब मसला ये आया है कि पूरे प्रोग्राम में उसकी शरह रोज बरोज गिरती जा रही है।
हुक्काम जो है वो बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर रहे। अभी हमें पता चला कि पाकिस्तान में जो 32 पोलियो के केसेस हैं उनमें से 20 बच्चे जो थे वो 0 डोज बच्चे थे, यानी कि उन्हें कोई भी एक भी वैक्सीन नहीं लगी थी। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त बच्चों की वैक्सीनेशन का है। वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे। दूसरी जानिब हुक्काम जो है खासतौर पर सिंध में डाटा फर्ज किया जा रहा है, गलत डाटा दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन की शरह जो है वो मेरी तहकीकात के मुताबिक और मैंने जो मालूमात हासिल की है ये 50% से भी कम है। तो अगर बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो उसके नतीजे में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज ऊपर जाएंगी। लेकिन हुक्काम जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते और वो कहते हैं कि नहीं जी वैक्सीनेशन की शरह जो है वो 90% है। जबकि दूसरी जानिब ये जो केसेस हैं डिफ्थीरिया के, मीजल्स के, दीगर बीमारियों के, ये जो बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वैक्सीनेशन की शरह रोज बरोज कम होती जा रही है। मतलब अगर वैक्सीनेशन बेसिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ना, जो हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है, अगर उसकी शरह ठीक नहीं होगी तो मामला बिगड़ेगा ही। उस दिन डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा भी हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि सिंध में भी शरह कम है, फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उससे भी खतरनाक हद तक कम है। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी गलत दिए जा रहे हैं बकौल हमारे ये कॉरेस्पोंडेंट जो हमें बता रहे हैं। और वैक्सीन हमारे यहाँ बनती भी नहीं है, एज इन हम खुद बना भी नहीं सकते, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आयरोस वैक्सीन शॉर्ट हो जाती है। और एक वो जो जनरल वैक्सीनेशन जो होती है जो करानी चाहिए, अगर तो आपके इलाके में नहीं है एग्जैक्टली अगर नहीं हो रही तो दैट्स वेरी सैड। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं कराई जा रही जब पता हो तो दैट्स इवन वर्स, कि उसको तो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद नौबत तो वहीं आ जाएगी ना। जिस एक चीज़ आप नहीं करा रहे फिर उसको रोकने के लिए जो उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली तो कराना ही पड़ेगा, तो शुरू में ही करवा लें। अच्छा, अब वज़ारत सेहत का क्या कहना है? वैक्सीन की शॉर्टेज से मुताल्लिक खबरें दुरुस्त हैं नहीं हैं? ज़ाहिर है बच्चों का इस तरह मुतासर होना अच्छी खबर तो नहीं है। जी देखिए, डिफ्थीरिया के मुतालिक तो हुकाम जो है वो गुज़िश्ता 3 सालों से अपने हुकाम को और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। डिफ्थीरिया के इन्होंने कहा है कि इस साल अब तक 28 केसेस आए हैं जो कि आटे में नमक के बराबर हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक ये केसेस जो हैं मैंने तो 100 रिपोर्ट किए हैं, जबकि मुझे उसके बाद जो है पता चला है कि ये 100 से भी कई गुना ज्यादा हैं। कराची में सिर्फ 3000 अस्पताल हैं और कई अस्पतालों का डेटा जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस वक्त जो हुकाम है वो गुमराह कर रहे हैं, वो गलत आदाद-ओ-शुमार जारी कर रहे हैं। इस बीमारी के नतीजे में 2022, 23 और अब हलाकतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन कम हुई गुज़िश्ता सालों में और उसका नतीजा जो है वो अब हमें नजर आ रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें आपसे हमने वैसे सुन भी ली, और साथ ही ये भी याद आ गया कि 32 केसेस पोलियो केसेस हो चुके हैं। 32, मतलब हम किस तरह सिंगल डिजिट में आ गए थे और अभी हम पोलियो पे बात कर रहे हैं। और अब मतलब वही अभी ठीक नहीं हुआ, 1000 और चीज़ें हो गई हैं। और ये वैक्सीनेशन का ना होना, किसी भी एक्चुअली दवाई का ना होना, ये इट्स अ किलर ऑलरेडी। तो ये दिस नीड्स टू बी, इसको ठीक होना पड़ेगा। एक अच्छी खबर भी आपको बता दें, क्योंकि लग रहा है सुबह से हम आपको खबरें जो हैं वो अजीबो-गरीबी बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के दस्तगीर भट्ट कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में छा गए हैं जी, वो छा गए हैं और 4 मेडल्स जो हैं उन्होंने इस कैटेगरी में ले लिए। यानी बेसिकली आप समझें कि क्लीन स्वीप जो है वो कर दिया है चैम्पियनशिप में। पाकिस्तानी लिफ्टर ने मजमूई तौर पर 7 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे सीने पर सजाए हैं। अंदाजा करें, मतलब मेरा ख्याल है तो क्लासिक क्लास में भी 3 गोल्ड लिए, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। मतलब एवरी कैटेगरी दैट ही हैज अपीयर्ड इन he has won medals and not any medal gold medals. So फिर आपको पता है ना, आपकी वो एक रेपुटेशन सी बन जाती है कि आप जब पहुंच रहे होते हैं तो अगले इर्द गिर्द जरा हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, डर जाते हैं। will bring gold in Olympics next time for us, inshallah. But my question again was, why wasn't he there this time? There was some issue, कुछ हुआ था। हमने ये पहले भी बात की थी, क्योंकि ये हमारे बड़े चैंपियंस हैं भाई, और ये पहुंचते वहाँ तो सही एक मुकाबला होता और हमारे लिए ज़रा मज़ीद गोल्ड आते। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। इसे लेट्स सी इंशाल्लाह LA में। अच्छा जी, अभी हम ये भी बता दें आपको कि ICC Women T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। फातिमा सना वापस आ गई हैं। मुनीबा अली कहती हैं कि फातिमा की वापसी से कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। मैच जीत के ग्रुप ए से सेमीफाइनल तक रसाई उनके लिए मुश्किल होगा कि अभी उनके फादर की डेथ हुई है और वो लिटरली 2 दिनों के लिए वापस गई होंगी। शी वाज नॉट देयर इन द लास्ट मैच।
और अब वो वापस आ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान टीम का वो सिलसिला जो है ना, मामला वही बन गया है जो हमारी मेंस टीम में भी होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा तो फिर हमारी जगह आएगा। तो उसमें से एक क्लॉज जो था वो तो पूरा हो गया क्योंकि इंडिया कल एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो अगर आज हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं तो हमारा चांस बन जाता है। तो हम हमेशा ही ना घूम घूम के उधर पहुंच ही जाते होते हैं। अच्छा जी, आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया ने आपको बता दिया कि भारत को अब हम क्या डिटेल दें आपको, बेसिकली 9 रन से हराया है और सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। और क्या अच्छा जी, अच्छा जी, बाय द वे 14 अक्टूबर है, अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भाई ये आखिरी मौका है आपके पास, आज ही कर दें जो करना है। हाँ, दिस इज लिटरली द लास्ट डे। ठीक है, अभी तक एटलीस्ट आखिरी दिन है। और नहीं, वो हमारे शो पे तो कह के गए थे चेयरमैन FPR के अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी हमारे, मतलब जियो न्यूज़ पे शाहजेब के शो में। सो ओके, ऑलराइट, ये भी हमने आपको याद दिला दिया। एंड ऑफ कोर्स आज मैच भी होगा लड़कियों का और हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम। अच्छा जी, आपको एक ज़बरदस्त किस्म का फेस्टिवल जो है वो कराची में चल रहा है और उसमें मतलब बहुत से पुराने नाम भी हैं, बहुत से लोग जिनको हम सुनना चाहते हैं वो भी आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। लेकिन कुछ नाम जो कुछ अरसे से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऑन अ लार्ज स्केल देखने को मिली। 12 तारीख को एक ऐसा नाम भी सामने आया जिन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया पर भी तहलका मचाया हुआ है और ये गुलकार हैं, नाम है इनका अब्दुर्रहमान हावी। इनकी बहुत सारी वीडियोस टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे वायरल हुई और फिर लोगों ने इस लड़के को तलाश करना शुरू कर दिया और फिर आर्ट्स काउंसिल में तो मिल ही गया लोगों को जिनको मिलना था और फिर हमने भी तलाश किया और हमें भी मिल गए। तो और हमें जब कोई मिल जाता है तो हम उनको जल्दी से अपने सेट पे बुला लेते हैं। एंड हावी इज विद, शुड वी कॉल यू हावी? Yeah, that would be good. क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। I'm good. How are you guys? कैसा रहा आपका रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस? It was amazing. बहुत मज़ा आया। Arts Council has I've been performing at Arts Council for a long time. अहमद शाह साहब का हम सबको पता है, he is amazing. तो ये इवेंट जो है I think 40 ममालिक हैं इसमें। बिल्कुल, लेकिन आपका जो पार्ट था उसमें तो लोग बड़े ही महसूस हुए और ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे आपकी फॉलोइंग भी बहुत है। सिंस व्हेन हैव यू बीन सिंगिंग और क्या इसको अभी तक आप अपना वो पैशन / हॉबी कहेंगे या आप वो प्रोफेशनल उसमें आ चुके हैं? में आ गए हैं। आई थिंक अब जो है वो बहुत आगे निकल चुके हैं फॉर इट टू बी अ पैशन और अ हॉबी। आई थिंक इट्स अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस नाउ। अच्छा, तो अब तो काम है प्रॉपर। अब सुबह उठते हुए म्यूजिक होता है और रात को सोते हुए भी क्लोज भी चैप्टर उसी से हो रहा है। दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू, क्योंकि ये लोग जो करना भी चाहते हैं इस फील्ड में वो स्ट्रगल से डर जाते हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, तो इट्स एब्सोल्युटली देयर और हर जगह आप लोगों ने भी की है ना ऑब्वियसली स्ट्रगल। आप लोगों के भी करियर्स इजी नहीं होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, स्पेशली लिविंग इन पाकिस्तान। यहाँ पे किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट जो भी फील्ड है, बीट क्रिकेट, पब्लिक आई में अगर हाँ वो बहुत स्ट्रगल वाली। ब्रीफली दिस इज़ आवर फर्स्ट इंटरेक्शन और बहुत से लोग भी आपको लाइव टीवी पे शायद आज देख रहे हों और भी जगह आपने बात की होगी, लेकिन हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? मतलब यू वर दैट किड जो कि बचपन में असेंबलियों में मिली नगमे गाते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली ना, उसके बाद फिर कब आपको लगा कि हाँ यार अब गाना गाना है, मुझे गाना गाना आता है मुझे और मुझे सीखना चाहिए? अभी तक नहीं लगा था कि मुझे गाना गाना है, बस मुझे ये पता था कि सो एवरी किड in their young life decides what their self-esteem का source is, right? Some people take it as football, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग कोई और गेम खेलते हैं, कुछ लोग कोई और एक्टिविटी करते हैं। मेरे लिए म्यूजिक था हमेशा से और लिखना था और पढ़ना था। मतलब टीनेज इयर्स में बैंड था, क्योंकि वो तो एक राइट ऑफ पैसेज होता है ना, एक बैंड तो होना ही होता है। बैंड मेरा, हाँ मेरे कॉलेज में मेरा बैंड था, उसके बाद मैंने और ज्वाइन कर लिया, spend time with them. So is it like a God gifted talent type thing या you actually worked on it और आपने सीखा भी गाना? It's both. You have to spend time honing a skill to a certain degree where it, क्योंकि end of the day music का जो definition है it's to basically impact the audience with your voice, their emotions. तो जो चीज़ आपके इमोशंस को अफेक्ट कर सकती है दैट्स म्यूजिक, राइट? नसीरुद्दीन नसीर साहब का ये कलाम बहुत से और गुलकारों ने भी गाया है, तो ये कॉम्पोजिशन आपकी ये वर्जन आपका अपना है या फिर ये कॉम्पोजिशन ही चलती आ रही है? कॉम्पोजिशन तो खान साहब की है, खान साहब की, नुसरत फतेह अली खान साहब की चलती आ रही है। ये लिखा पीर नसीरुद्दीन नसीर ने और मैंने बस
एक एक्चुअली मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन किया था इंस्टाग्राम पे और उस पर somebody asked me a question about unrequited love, right? They didn't specify कि ये किसके लिए थी मोहब्बत, और ये कलाम भी मतलब ये वो इश्क मजाजी नहीं है, ये इश्क हकीकी पे। तो मैंने उस पे मैंने ये इसकी ये वाला शेर पढ़ दिया तो it went viral. It did went viral. It did go viral, certainly. So I took that from there and I just started publishing videos of each verse one by one. Until then I released a full version of it. फिर कल उस्ताद साहब की सालगिरह भी मना रहे थे उनके चाहने वाले, सो आज कल हमारा शो नहीं था और आज हमारा शो है, तो what better way to pay tribute to him as well. But is this a genre that you are most comfortable in? Obviously there is music and melody, but there are heavy words. तो एक मीनिंग होना भी बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक जब तक मुझे म्यूज़िक इफेक्ट नहीं करता ना पर्सनली, तब तक मुझसे वो कन्विंसिंगली होता भी नहीं है। तो जॉनरा वाइज मुझे ऊपर वाले ने इतना गिफ्ट किया है कि आई एम वेरी डाइवर्स एज एन आर्टिस्ट, बट until and unless it hits me in a certain way, मैं कहता हूँ नमक होना चाहिए चीज़ में। अगर नमक नहीं मिलता ना मुझे, तब तक मुझे मज़ा नहीं। चलें फिर अब आपकी डाइवर्सिटी हमारे सारे व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं। If you आई एम वेरी बैड विद द गिटार्स, तो मैं देयर इज अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सॉन्ग्स आई कैन डू ऑन दिस। चलें हम बगैर, जब आप कंफर्टेबल ना हो तो आप बगैर गिटार के भी गा सकते हैं हमारे लिए। अच्छा क्या सुनना चाहेंगे आप? Anything that you I mean, want your audience to. और बड़े आपके फैंस हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं all across the country, तो आप हमें कुछ सुना दें। सुना देते हैं, ज़रूर सुना देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या? Are you coming out with singles, albums, OST, anything? Share with us. Not OSTs, they're not exactly my cup of tea. Like, बड़े अच्छे वैसे आजकल तो बड़े हाँ, they're amazing, there's amazing stuff. मैंने अभी खान साहब की बर्थडे के लिए एक कलाम रिलीज़ किया था, यार दी नमाज को रीराइट करके यार दा दीदार किया था हम लोगों, and we released that I think on the 10th. तो फिर आपको वो तो सुनाना ही चाहिए। वो आपका अपना वर्जन वो हाँ, लेकिन वो म्यूजिक उसका बहुत डिफरेंट है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक, एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रो डांस म्यूजिक। तो वो फरासत अनीस और तोशी ने किया है मेरे साथ वो ट्रैक, और अभी आई एम रिलीजिंग अ लॉट ऑफ सिंगल्स इसके बाद, तो दैट्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन आल्सो एन ओरिजिनल, ये जो लास्ट जो गाना था ये वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। दिस वाज वेरी नाइस बाय द वे। हम चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले, आपसे इजाज़त लेने से पहले, हम आपसे कहेंगे कि खान साहब का कोई और भी हमें अगर सुना दें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एकदम लोगों ने हमें लिखना शुरू कर दिया कि भाई इनसे तो ये भी सुन लें, वो भी सुन लें। ओके, सुनाए थे। हाँ, I'll just sing one line क्योंकि मेरा गला भी खुला नहीं है, तो I think you can hear the break in it. जी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। And this is one of my most favorite lines आजकल, I've been listening to it, goes like, आज जाना बेचैन करके मुझे, जाने जहाँ दिल दुखाना बुरी बात है। अच्छा जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से होनहार मेरिट स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। ये एक स्कॉलरशिप पंजाब भर में 50 से ज़ायद सरकारी और निजी शोबों की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के इश्तराक से कायम की गई है, जो कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे बैचलर्स की डिग्री हासिल करना जो चाहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आबदी साहब हमारे साथ हैं और आबदी साहब से हम ये पूछना चाहते हैं, आबदी साहब क्या हाल है आपका? आपके ख्याल में स्कॉलरशिप से पंजाब में आला तालीम को फ़रोग़ मिलेगा? बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और 130 बिलियन पाकिस्तानी रुपए बड़ा बजट है, चले फेजेस में है, विच इज़ गुड। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा इस तरह देखना चाहिए कि सबसे पहले तो इसके अंदर इसको स्ट्रेटेजाइज करें और इसके अंदर करियर काउंसलिंग के सेशंस रखें, ताकि बच्चों को उस तरफ लाया जाए, ऐसी लेबर फोर्स बनाया जाए जिसकी पाकिस्तान को भी जरूरत है, जो डायरेक्ट पाकिस्तान के में कंट्रीब्यूट कर सके उसके डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में। और दूसरी बात जो है वो कि उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि भाई आप जब ये पढ़ लेंगे सो यू विल ऑल्सो सर्व पाकिस्तान इन सम कैपेसिटी। जिस तरह HEC की स्कॉलरशिप्स हैं उसमें है कि आपको पाकिस्तान से वापस आना है, इसी तरह शिवनी के भी यही रूल्स हैं। तो मेरा ख्याल है स्कॉलरशिप की कोई कंडीशंस होनी चाहिए, बट अदरवाइज इट सीम्स टू बी अ गुड प्रोजेक्ट। इसके अंदर 50 से ज्यादा पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शामिल की गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जा सकती हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोग्राम। चलिए, इट्स अ गुड प्रोग्राम, अच्छी बात है और इससे जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स जो फ़ायदा उठाएंगे उनके लिए तो
मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अच्छा जी, जल्दी अच्छा, से आपको कराची ये में भी सुबह बता सुबह दें- ना आज बूंदाबांदी हुई है। हाँ, हमने इसलिए मेंशन नहीं किया आते ही कि लोग फिर कहेंगे कि मतलब इतनी सी बारिश भी नहीं कहेंगे इसको, तो लिटरली बूंदाबांदी कनियां पड़ी थी तो बस। उसको क्या बताएं, चंद लेकिन बूंदें। कुछ ओवरकास्ट सिचुएशन जो है वो जरूर बनी हुई है और बताया भी थी। यही जा रहा है। नहीं, कल इतनी नहीं थी। उमा, कल परसों जो गर्मी कल थी ना, चमकती हुई धूप थी इतनी- एटलीस्ट। आज तो धूप भी नहीं है, सो आज इट्स हो जाएगी धूप, थोड़ा 2 घंटे इंतजार करें आप। इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू स्टे दिस वेदर। बताया ये जा रहा है कि इस तरह रहेगा और वक्फे से जो है वो अबर आलू टाइप सिचुएशन बनी रहेगी। साथ ही आपको बता दें, आपको पता है कि हमारा एक पोल्यूशन इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। एयर क्वालिटी, मैं पोल्यूशन ही कहूँगी, क्वालिटी तो खास होती नहीं है, तो वो भी दोबारा से हम उसको देखना स्टार्ट हो गया है। 3rd नंबर पे आज लाहौर है, लाहौर तीसरे पे है, और 8वें नंबर पे कराची है। ऊपर नीचे ये और चीजें बीच में होती रहती हैं। कई दिन ऐसे भी गुजरे हैं जब लाहौर पहले नंबर पर था, तो हम सबको कराची बचाना है, लाहौर बचाना है, और अब हम अपनी उस फजा मौसम की तरफ बचानी जा है। रहे हैं जब आपको सबको पता है स्मॉग हो मिलकर जाता है। होगा, काम करना होगा। एवरीबडी हैज टू Put in प्ले their- देयर पार्ट। Yeah. अब मतलब ग्रीनरी तो चले करनी है, लेकिन अगर आपकी मोटरसाइकिल धुआं छोड़ रही है, अगर आपका रक्षा मुसलसल धुआं छोड़ रहा है, आप कचरा जला रहे हैं, आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, तो यू नीड टू गेट इट फिक्स्ड। आपको वो ठीक करानी होगी, हम दोबारा क्योंकि से ये अब हर याद चीज दिलाना कंट्रीब्यूट करती इसलिए है। भी शुरू हो गए क्योंकि वो स्मॉग सीजन जो है वो आ गया है। सो हर साल हम वादा तो करते हैं कि अब हम जरा बेहतर प्रैक्टिसेस करेंगे, लेकिन वी रियली नीड टू स्टार्ट। अगर आप फसलें जला रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव अब मौजूद हैं, प्लीज़ ख्याल करें अपना भी, सबका भी। We'll see you tomorrow. Have a great day.